हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है यार, एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम में। अगर किसी बच्चे को फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना हो इस साल तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है तो एमसीक्यू करने ही पड़ेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये होता है कि आप बनाकर लिख सकते हो अगर आपने चैप्टर थोड़ा भी पढ़ा हो तो। बट एमसीक्यू और 1 मार्क्स में दिक्कत यह है कि एग्जैक्ट आंसर होता है, एग्जैक्ट वर्ड लिखना होता है। ठीक है, एग्जैक्ट ऑप्शन को मार्क करना होता है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप एमसीक्यू में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हो ना, तो आपको एक चैप्टर के अंदर से कम 50 60 या 100 एमसीक्यू करने पड़ेंगे। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, अगर एक चैप्टर के अंदर से अगर आपने 50 60 एमसीक्यू कर लिए तो उस चैप्टर के अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू या 1 मार्क्स क्वेश्चन का, या फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स भी करवा रखे हैं मैंने इसके अंदर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए और आप उसका रिप्लाई ना कर पाओ, आंसर ना कर पाओ। आप 100% बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे को लगा कि एमसीक्यू की वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, एंड उससे पहले मैं बता दूं यार, डिस्क्रिप्शन के अंदर है ना दूसरे चैनल का लिंक दे रखा है। मेरे अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया है, पर जल्दी कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को, जैसे आपने इस चैनल पे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है, कभी सोचा नहीं था कि इतने सब्सक्राइबर होंगे, 13,000 क्रॉस हो जाएंगे। बट मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ी सी सपोर्ट की आपकी और ज़रूरत है। दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जैसे ही उस पर स्टफ वगैरह डालूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डालूंगा, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करें अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन इंडस्ट्री हैव हिट बाय द ग्लोबलाइजेशन, यानी जो ग्लोबलाइजेशन आया उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किस इंडस्ट्री को हुआ है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो टॉय इंडस्ट्री को हुआ है, या टॉय मेकिंग इंडस्ट्री को हुआ है। मैं एक और बात बता दूं आपको, देखो ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, ऑप्शन में जूट लिखा है, जूट से कोई फर्क नहीं पड़ता ग्लोबलाइजेशन को, सीमेंट से भी इतना नहीं पड़ा, आईटी सेक्टर में तो बल्कि अच्छा हुआ है। ठीक है, बट टॉय मेकिंग को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर यहाँ टॉय मेकिंग की जगह एग्रीकल्चर लिखा होता तो मैं एग्रीकल्चर में मार्क करता। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट लिखा होता तो मैं डेयरी प्रोडक्ट पे मार्क करता। तो यानी ये वाला क्वेश्चन है ना, एलिमिनेशन मेथड से करना है, यानी गलत ऑप्शन काटने हैं। ठीक है, आपको चैप्टर के अंदर मैंने बताया भी था कि जो चाइनीज़ टॉय हैं वो बहुत ही सस्ते आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इंडियन टॉय मेकर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। बाकी ऑप्शन पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। बच्चे क्या सोचते हैं कि यार एक ही होगा, चलो मार्क कर देते हैं, बाकी ऑप्शन भी पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑन द लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट और द फॉरेन ट्रेड एंड रेगुलेट ट्रेड। तो रेगुलेट ट्रेड कौन करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज कौन करता है? आपको बताया था मैंने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था ये? 1995 1 जैन को बना था ये। उससे पहले जो ट्रेड वगैरह का रूल्स और रेगुलेशन देखती थी वो थी गैट, GATT। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये बात आपको याद रखनी है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि टैक्स ऑन इंपोर्ट कैन बी ट्रीटेड एज, जो टैक्स लगाया जाता है इंपोर्ट पे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। चाहे वो टैक्स ऑन इंपोर्ट हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, ये सारे के सारे आपके ट्रेड बैरियर ही आते हैं। इसका मतलब कोई ट्रेड में रुकावटें, इसको कहते हैं ट्रेड बैरियर। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी दूसरी कंट्री से जो चीज़ें आ रही है उस पर टैक्स बढ़ा दोगे तो दूसरी कंट्री सोचेगी यार मेरे को जो फ़ायदा है वो कम होगा, तो वो नहीं भेजेगी। तो इसलिए वो ट्रेड बैरियर बन जाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एंड द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। सिंपल सी बात है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड को सपोर्ट करने वाला इंस्टीट्यूशन है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, WTO ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन डिड द गवर्नमेंट रिमूव द बैरियर फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने पहले ट्रेड बैरियर लगा रखे थे कि कोई भी दूसरी जो कंट्री की कंपनी है वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट ना कर सके। ठीक है, ये बैरियर लगा रखा था और ये हटाया गया था 1991 में। एक पॉलिसी लाई गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। नाम है उसका ये, LPG नाम है उसका। ठीक है, फुल फॉर्म आ जाती है LPG की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, समझ आ जाए। और अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी ना, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उनके लिंक, नोट्स के साथ समझाया है। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट PDF है, हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, तो चैप्टर पहले समझ के आओ, और चैप्टर समझ के आओगे ना बड़ा मज़ा आएगा। ये MCQ आप देखोगे ना, बहुत बच्चों वाले MCQ लगेंगे आपको। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है द मेन रीज़न बिहाइंड द MNC इन्वेस्टमेंट। MNC है वो क्यों इन्वेस्ट करती है? ठीक है, क्यों इन्वेस्टमेंट करती है दूसरी कंट्री में? सिंपल सीधी बात है, अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं चाइनीज़ कंपनी हूँ और इंडिया में अपना प्लांट लगा रहा हूँ तो क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मेरे को फ़ायदा हो रहा है, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मेरी एसेट वगैरह बढ़ रही है और मेरे को अर्न प्रॉफिट कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज इज नोन एज, ये डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसी आर टर्म्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब कोई बाहर की कंट्री यानी अमेरिका की कंट्री अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। बट अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट कहेंगे, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। याद रखना नॉट, बच्चे कभी कभार है ना एमसीक्यू पढ़ने में गलती भी कर देते हैं, नॉट पढ़ते नहीं और फिर दिक्कत आती है। तो इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो एमएनसी का नहीं है? तो पहला, इट कंट्रोल्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वन एंड मोर कंट्रीज। तो बिल्कुल सही बात है, एमएनसी का जो प्रोडक्शन होता है एक से ज़्यादा कंट्री में होता है, तो ये तो सही है, ठीक है। इट सेटअप फैक्ट्रीज वेयर इट क्लोज टू द मार्केट, मार्केट के पास अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, ये बात भी सही है। इट ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन इन वेरी कॉम्प्लेक्स वे, कॉम्प्लेक्स वे का मतलब है कुछ चीज़ें ये चाइना से बनवाती है, मतलब अलग अलग कंट्री से जहाँ जहाँ पर चीज़ें सस्ती बनती हो वहाँ पर बनवाती हो, फिर एक जगह लाकर उसको असेंबल करती है, ये भी बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इट एम्प्लॉयज़ लेबर ओनली फ्रॉम इट्स ओन कंट्री। क्या ये बात सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है ये? क्योंकि मान लो चाइनीज़ की कोई कंपनी है, एमआई की कोई कंपनी, उसने प्लांट लगाया इंडिया के अंदर, तो क्या उस प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ ही काम करते हैं या वो अपनी कंट्री के लोगों को ही हायर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिस भी कंट्री में जाते हैं वहीं के लोगों को हायर करते हैं, तो ये लाइन जो है वो गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री हैव बीन हार्ड हिट बाय द फॉरेन कंपटीशन। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा फॉरेन कंपटीशन से जो परेशान है वो डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर और टॉय मेकिंग। आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है। लेदर इंडस्ट्री पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्लोथ्स पे भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, व्हीकल पे भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, ठीक है। टाटा वगैरह अभी भी इंडिया में बहुत चल रहा है अच्छे से, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच इंडियन कंपनी वॉज बॉट ओवर कारगिल फूड्स। यानी कारगिल फूड्स, मैंने जब आपको चैप्टर बताया था तो कारगिल फूड्स ने, एक अमेरिकन एमएनसी थी, उसने इंडिया की एक कंपनी को खरीद लिया था, ठीक है। किस कंपनी को खरीद लिया था? पराग फूड्स, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एमएनसी कीप इन माइंड सर्टेन फैक्टर बिफोर सेटिंग अप प्रोडक्शन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। यानी एमएनसी जब किसी कंट्री के अंदर, मान लो चाइना की एमएनसी है, वो इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्शन प्लांट वगैरह लगाती है, तो क्या चीज़ें हैं ऐसी जो वो नहीं सोचती, जिससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता? पहली बात तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड लेबर, ठीक है। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, क्या वो ये देखती है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल देखती है, ठीक है, बिल्कुल देखती है। अगर इंडिया के अंदर जो लेबर होते वो बहुत ज़्यादा वेजेस मांगते तो इंडिया के अंदर कभी प्लांट नहीं लगाता। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी ऑफ टू मार्केट, मतलब मार्केट भी देखते। इंडिया के अंदर ज़्यादातर कंपनी एमएनसी इसलिए आती है क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। नेक्स्ट है कि फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, बिल्कुल ठीक है, यानी एमएनसी के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ भी देखती है एमएनसी। बट एक चीज़ है जो नहीं देखती, वो है प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोकल कॉम्पिटिटर्स। उनको ये जो एमएनसी होती है ना, उनको लोकल कॉम्पिटिटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर डोमिनोज़ भी एक तरह की एमएनसी है, डोमिनोज़ हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया। तो ये जो दोनों की दोनों कंपनी है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्गर किंग हो गया, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पास में ढाबा लगा हुआ है, लोकल कंपनीज़ है, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोकल कॉम्पिटिटर से कभी भी एमएनसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएनसी। एमएनसी किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट क्यों करती है, उसका मेन मोटिव क्या है? यही है, सिंपल सीधी बात, असेट को बढ़ाना और अर्न प्रॉफिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन फेयर, हु अमंग द फॉलोइंग पीपल हैव नॉट बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ग्लोबलाइजेशन से वो स्मॉल प्रोड्यूसर और वर्कर को हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लो वही टॉय मेकिंग वाला एग्जांपल, चाइना से जो टॉय आ रहे हैं, ठीक है, उससे जो नुकसान हुआ है इंडिया के जो स्मॉल प्रोड्यूसर है ना, जो टॉय मेकर है, उनको नुकसान हुआ, और साथ में वर्कर को भी, क्योंकि वर्कर को परमानेंट जॉब नहीं मिलती। क्योंकि जो एमएनसी होती है वो यही चाहती है कि इनको परमानेंट जॉब नहीं, टेम्प्रेरी रखा जाए। अगर वो ढंग से काम करता है तो रखा जाए, और ढंग से काम नहीं करता तो उसको लात मार के बाहर निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट। पास्ट में हम किस चीज़ से कनेक्टेड थे? ट्रेड से। पास में भी ट्रेड होता था, मैं बता दूं, इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना आज होता है, बट पहले भी ट्रेड होता था। हम मसाले वगैरह दूसरी कंट्री में भेजते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ। मतलब मैं आपको बता दूं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, ताकि वहाँ पर एमएनसी वगैरह सेटअप हो सके, तो वहाँ पर है ना टाइम दिया जाता है कि आपको इतने टाइम तक टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो
जो SEZ होता है यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, वहाँ पर 5 साल के लिए टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी कंपनी वहाँ पर होती है, जो भी MNC वहाँ पर प्रोडक्शन प्लांट लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट रेफर टू द ग्लोबलाइजेशन विच क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड एंश्योर दैट द बेनिफिट आर बेटर शेयर्ड। मैं आपको बता दूं, ग्लोबलाइजेशन जब ऐसा हो जिसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिले और सबका बेटरमेंट हो ना, तो उसको हम फेयर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है टॉय मार्केट में, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है। ठीक है, इंडिया के जो प्रोड्यूसर है उनको नुकसान हो रहा है, तो इसको हम फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं कहेंगे। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जहाँ पर सब लोगों का, सब प्रोड्यूसर का, सब कंज्यूमर का फ़ायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन MNC इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। ये डेफिनेशन MNC की पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, डैश रेफर टू दोज different economic reform and policy measure and changes which aim to increase the productivity and the efficiency by creating an environment of competition in Indian economy। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर 1991 में एक ऐसा रिफॉर्म लाया गया था जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें ना उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो। ठीक है, तो याद रखना है, इसको आप लिबरलाइजेशन पॉलिसी भी लिख सकते हो या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे और कुछ मेजर लिए गए थे जिसकी वजह से क्या हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो। और ऐसा उन्होंने कैसा किया था, कंट्री के अंदर जो जितनी भी कंपनीज है उनके अंदर कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बाहर से अगर कोई कंपनी आती है तो एक तरह से वो कंपटीशन करती है इंडियन कंपनी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन विच आर सेटअप टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर नोन एज SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, जो कंट्रियाँ हैं जैसे इंडिया हो गई, इंडिया ने भी बहुत SEZ बनाए हैं यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं। ठीक है, ऐसा वो क्यों बनाती है, ताकि जो फॉरेन कंट्री की जो भी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पर अपना प्लांट वगैरह लगा सके, तो जिस एरिया में लगाती है वो अपना प्लांट वगैरह, ठीक है, उसको SEZ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू लिबरलाइज ट्रेड बैरियर। बिल्कुल, ये तो आप नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, डेफिनेशन ये है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फीचर ही है, काम ही इसका ये है लिबरलाइज करना ट्रेड बैरियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल द प्रोडक्शन मोर देन वन कंट्रीज और ए नेशन। तो ये तो MNC है, तो डेफिनेशन MNC की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स परचेज एंड सेल अक्रॉस द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। तो जब आप अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जाके ट्रेड वगैरह करते हो, ठीक है, गुड्स को एक्सचेंज करते हो, तो इसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इम्पैक्ट ऑफ डैश। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई है। ठीक है, IT सेक्टर में कंप्यूटर वगैरह की जॉब, ट्रांसपोर्ट वगैरह की जॉब बहुत बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमी फेल्ट द नीड ऑफ रिमूविंग द बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन 1991। यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी वो लेकर आए थे और न्यू इकोनॉमी की पॉलिसी लेकर आए थे, जिसके अंदर उन्होंने ट्रेड, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उनको अलाउ कर दिया था कि वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर सकती है, और सारे के सारे जो ट्रेड बैरियर थे उनको रिमूव कर दिया था। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यूनिसेफ इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। बिल्कुल नहीं, किसका एम है, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, WTO का। नेक्स्ट है कि एंश्योरिंग दैट रूल आर बीइंग फॉलो इज़ अ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यस, ट्रेड का जो रूल है वो फॉलो हो, ये काम है किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज इज नोन एज सोशलाइजेशन, नो, ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन GNP इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। ट्रू, जब GNP बढ़ती है तो ये लिबरलाइजेशन का ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज ऑन जुलाई 2016 175 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कितनी, 175 है 2016 के अकॉर्डिंग। फॉल्स, 164 या 165 है, चेक करके बताना आप मेरे को। ठीक है, कि एग्जैक्ट क्या है, 164 या 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्री। नहीं, डेवलपिंग नहीं, डेवलप कंट्री के इनिशिएटिव से बना था WTO, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ अ फीचर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 इन इंडिया। बिल्कुल सही,
डी रेगुलेशन का मतलब होता है जो भी बैरियर वगैरह थे या जो भी रेगुलेशंस वगैरह थे उनको थोड़ा सा रिमूव कर दिया, थोड़ा सा उनको लिबरल कर दिया, थोड़ा सा हटा दिया उन बैरियर को, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं जो एक मार्क्स के हैं, जो आपके लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में आए थे और इम्पोर्टेंट है। पहला है व्हाट इज़ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या एमएनसी। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स अ प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। सिंपल थी। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि it can be defined the process of rapid interconnection or integration between the international market, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय द ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज और रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड इज कॉल्ड आएगा, ये वर्ड हटा देना, इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई डू एमएनसी सेट अप देयर ऑफिस एंड फैक्ट्री इन दोज रीजन वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब क्यों ऐसी जगह पर जो कंपनी है, जो एमएनसी है, वो अपना ऑफिस सेटअप करती है जहाँ पर चीप लेबर हो और अदर रिसोर्सेज मिल जाए। सिंपल सीधी बात है, एमएनसी सेटअप देयर ऑफिस एंड फैक्ट्रीज इन दोज रीजन वेयर चीप लेबर एंड रिसोर्सेज सो दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यानी उनकी जो चीज़ें बन रही है वो सस्ते में बन जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसलिए जो एमएनसी है वो क्या करती है, अपनी फैक्ट्रीज ऐसे रीजन में लगाती है जहाँ पर चीप लेबर मिल जाए और अदर रिसोर्सेज मिल जाए उनको, ठीक है। और मार्केट के भी पास होनी चाहिए। ड्यू टू वट रीज़न आर द लेटेस्ट मॉडल ऑफ द डिफरेंट आइटम अवेलेबल विद इन आर रीच। मतलब बहुत सारे हमारे पास है ना, वैरायटी की चॉइसेस होती है। मतलब आप फ़ोन लेने जाओ तो बहुत सारी, मतलब अलग अलग टाइप के आपको फ़ोन वगैरह मिलते हैं। क्या रीज़न है? ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिफरेंट गुड्स आर अवेलेबल विद इन आर रीच। अगर 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ये एलपीजी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लेकर आती, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं करती, तो आज हमारे पास इतनी सारी वैरायटी के आइटम ना होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट रिमूव बैरियर टू द लार्ज एक्सटेंट ऑन द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। 1991 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो भी बैरियर थे उनको रिमूव क्यों कर दिया था? द इंडियन गवर्नमेंट रिमूव द बैरियर टू लार्ज एक्सटेंट ऑन द फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सो दैट इंडियन कंपनीज कुड कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कम्पीट कर सके और अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सके, जिससे कंट्री की जीएनपी भी बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई डू एमएनसी सेटअप देयर ऑफिस एंड फैक्ट्रीज इन दोज रीजन। ये तो वही है, ठीक है, सिंपल सीधी बात है, जहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे कि असेट हो गया, लाइक बिल्डिंग वगैरह, ठीक है, एंड मशीन्स वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह, जब एमएनसी करती है ये तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू द एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन अक्रॉस द ग्लोब। मतलब जो एमएनसी है वो हर कंट्री के साथ, हर कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्शन सेटअप कर रही है, अपना प्लांट वगैरह, अपनी फैक्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश कर रही है, ठीक है। वो ऐसा कैसे कर रही है? एमएनसी स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन अक्रॉस द ग्लोब बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, ठीक है, एंड यूजिंग एज अ सप्लायर, ठीक है, बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाय बाइंग देम अप। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का आ सकता है वैसे एग्जाम में, ठीक है। मतलब एक जो एमएनसी है, चाइना की कंपनी है, ठीक है, मान लो वो इंडिया के अंदर अपना प्लांट लगाने के लिए क्या कर सकती है, यहाँ तो इंडिया की कोई कंपनी को खरीद लेगी जो पहले से चल रही है, ठीक है, या इंडिया की किसी कंपनी को एज ए सप्लायर यूज़ कर लेगी, या क्या करेगी, उनके साथ पार्टनरशिप कर लेगी, ठीक है, खरीद लेगी, सप्लायर यूज़ करेगी या पार्टनरशिप कर लेगी उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेजर फैक्टर बताओ जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। टेक्नोलॉजी, ठीक है, और दूसरा क्या है? लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो 1991 में इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई थी। हाउ गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर। जो गवर्नमेंट है वो ट्रेड बैरियर को कैसे यूज़ कर सकती है? गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड एंड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच गुड्स शुड बी कम इनटू द कंट्री, ठीक है। सिंपल सीधी बात है। ट्रेड बैरियर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट क्यों लगाती है ट्रेड बैरियर और उसको कैसे यूज़ कर सकती है? देखो सिंपल सीधी बात है, मैं नहीं चाहता कि चाइनीज़ टॉय इंडिया के अंदर आए, क्योंकि इंडिया के जो प्रोड्यूसर है उनको बहुत नुकसान होता है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेड जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, ट्रेड बैरियर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा। बट मान लो दूसरी कंट्री से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, मेडिसिन वगैरह आ रही है, तो मैं उस पर ट्रेड बैरियर बिल्कुल रिमूव कर दूंगा। तो ऐसे जो गवर्नमेंट है वो ट्रेड बैरियर का यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट रिमूव बैरियर। मतलब क्यों करे थे बैरियर? ताकि जो इंडियन प्रोड्यूसर है वो कम्पीट कर सके इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल प्रोड्यूसर के साथ।
नेक्स्ट है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है, टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है कि जो WTO है, ठीक है, वो फोर्स करता है डेवलपिंग कंट्री को कि ट्रेड बैरियर रिमूव करो, ठीक है। तो यही है, पूछा था हु, मैंने बता दिया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में, आप WTO मत लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द गुड्स और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय द MNC। मतलब बेनिफिट क्या होता है, किसको बेनिफिट होते हैं। पहला तो कि द गुड्स और द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द MNC आर द लार्ज नंबर एज वेल ऑफ बायर, यानी लार्ज नंबर में होता है, थोड़ा बायर को प्रॉफिट होता है क्योंकि इसको वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिल जाती है, थोड़ा जॉब भी क्रिएट करती है। ऑल्सो लोकल कंपनी को एज अ सप्लाइंग रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड वगैरह करती है टू दिस इंडस्ट्री हैव प्रॉस्परस। तो यानी जो रॉ मटेरियल की जो कंपनीज़ है, छोटी छोटी लोकल कंपनी है, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये बेनिफिट है हमारी MNC के। कंज्यूमर को फ़ायदा होता है, न्यू जॉब क्रिएट होती है, और साथ ही में लोकल जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है अगर वो उनको रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करती है तो, ठीक है। विच इंडस्ट्री हैव बीन हिट बाय द हार्ड बाय द कॉम्पिटिशन। मतलब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आप लिख दोगे ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हुआ है, ठीक है। वट स्पेशल बेनिफिट इज़ ऑफर्ड टू द कंपनी सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन यूनिट इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उनको 5 साल के लिए टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनिशियल पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक कैन बी डन टू ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज मोर फेयर। दो कंट्री के बीच में ट्रेड मोर फेयर हो पाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है। जो डेवलप कंट्री है वो अपनी पॉलिसी वगैरह को, अपने ट्रेड वगैरह को थोपे ना डेवलपिंग कंट्री से, और उनके साथ एग्रीमेंट वगैरह करे, ठीक है, और उनकी भी इज्जत करे, उनके भी रूल्स और रेगुलेशन को ओबे करे, ठीक है, और उनको फोर्स ना करे जाए कि अपने ट्रेड बैरियर रिमूव कर लो या वो कर लो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि दो कंट्री के बीच में ट्रेड को ज़्यादा फेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़, हाँ जी, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जो क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक। फॉरेन ट्रेड का मेन मोटिव ये होता है ताकि जो भी छोटा प्रोड्यूसर है ना, या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, डोमेस्टिक मार्केट में जो वर्क करता है या डोमेस्टिक मार्केट में अपनी चीज़ें बेचता है, वो दूसरी कंट्री के में भी बेच सके, ठीक है। क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट विद मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्रीज़, यानी अपनी कंट्री के अलावा भी दूसरी कंट्री के अंदर ट्रेड कर सके। जैसे इंडिया का कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरेन ट्रेड से कि वो दूसरी कंट्री में भी जाकर अपनी चीज़ों को बेच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर डिलीवरी। फास्टर डिलीवरी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है रिसेंट टाइम में, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जो बूम आया है। नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंट के बाद विच आइटम इज़ अलाउड टू बी इम्पोर्टेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं आपको बता दूं 1991 से भी पहले कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती थी, जिसका ट्रेड अलाउ करती थी। कौन कौन सी चीज़ें थी वो, मशीनरी, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर की मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हुआ करती थी उसको जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इम्पोर्ट करती है। नेक्स्ट है कि टू डिफरेंट फॉर्म डू वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट, यानी मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं कंज्यूमर भी हूँ। एक पर्सन इसी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है मार्केट के अंदर, या तो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, और तो कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मनी दैट स्पेंड टू बाय, ये बाय कर लेना, BUY, बाय असेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें खरीदने के लिए जो स्पेंड किया जाता है, जो मनी स्पेंड किया जाता है, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब MNC स्पेंड करती है ये सारी की सारी चीज़ें खरीदने के लिए तो उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन टू बेनिफिट दैट लोकल कंपनीज। लोकल कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, जब एक तरह से जो दूसरी MNC है, मतलब जब MNC है सेटअप करती है अपना प्रोडक्शन और उनके साथ थोड़ा मिल जाती है तो उनको क्या फ़ायदा होता है, उनको क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मिलती है और साथ ही में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलती है। मान लो जैसे कि मैं अपना प्रोडक्शन कर रहा हूँ इंडिया के अंदर, चाइना की कोई कंपनी आई, ठीक है, उन्होंने कहा मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, तो उन्होंने मेरे को न्यू टेक्नोलॉजी दी जिससे वो चाइना के अंदर अच्छे से प्रोडक्शन करते हैं और साथ में मेरी कंपनी के अंदर थोड़े पैसे वगैरह भी लगाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट हैपन टू द सेल ऑफ द इंडियन टॉय। इंडियन टॉय के साथ क्या हुआ जब चाइना के टॉय ने इन्वेड कर दिया, सेल्स फॉल, यानी बहुत नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू विच रीज़न द लेटेस्ट मॉडल ऑफ अ डिफरेंट आइटम आर अवेलेबल विद इन आर रीच। ठीक है, यानी जो बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग मॉडल हमारे पास मिल जाते हैं, ठीक है, हमें मार्केट में मिल जाते हैं, ये किसकी वजह से हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ट्रेड बैरियर का मतलब क्या होता है
कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट बाय द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड ट्रेड बैरियर। जब गवर्नमेंट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई जो गवर्नमेंट लगाती है, उसको हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। इज़ कॉल्ड ट्रेड बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैव बीन सेटअप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई हैड इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर टू द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि जी हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड पे क्या लगाना चाहिए, बैरियर लगाना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन, सो दैट टू सेव, मतलब जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनको इंटरनेशनल कंपटीशन से बचा सके। क्योंकि आपको पता ही है इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद हमारी हालत कुछ सालों तक बहुत ही बेकार रही है। तो अगर मान लो हम एमएनसी वगैरह सेटअप कर देते ना, ठीक है, अगर हम अलाउ कर देते कि एमएनसी वगैरह यहाँ पर आ सकती है, तो सबसे पहले आते ब्रिटिशर यहाँ पर अपनी कंपनी लगाने और दोबारा से रूल करने लग जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन टू रिमूविंग द बैरियर रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड बैंक में 2016 में कितनी कंट्री थी, 165 कंट्रीज थी। ठीक है जी, ये तो पता चली गया आपको कि हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट द वेल ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हो, ग्रेटर चॉइस ऑफ अ हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी बिकॉज ऑफ प्राइस वॉर। प्राइस वॉर छिड़ जाता है, मान लो एमआई का फ़ोन है वो 10,000 का आ रहा है तो दूसरी कंपनी और सस्ता कर देगी। तो ऐसे प्राइस वॉर के कारण जो कंज्यूमर है, जो ख़रीदता है चीज़, उसको ज़्यादा चॉइस मिल जाती है, बढ़िया क्वालिटी की मिल जाती है और बढ़िया क्वांटिटी की मिल जाती है चीज़ें। इंडिया की किसी एमएनसी का नाम बताओ, टाटा मोटर्स। ठीक है, हमारे रतन टाटा जी ने बहुत बड़ी कंपनी लगाई है टाटा मोटर्स के नाम से। ठीक है, और वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। ठीक है, व्हाट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडियन गवर्नमेंट, क्या आप गवर्नमेंट भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्पेशल स्टेप टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडस्ट्रियल जोन कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर बीइंग सेट अप बाय सम पर्पसेस ऐसे दैट आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ये सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इनिशियल 5 साल के लिए उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्लोबलाइजेशन की व्हाट डू मीन बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड एंश्योर अ शेयर बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बेटर शेयर बेनिफिट। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन अलग होती है और फेयर ग्लोबलाइजेशन की अलग होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको बता ही चुका, जब कोई पर्सन अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करता है, स्पेंड करता है पैसे, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब ये इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्री करती है, बाहर की कंपनी करती है, एमएनसी करती है, तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉम्प्ट्स पीपल टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग क्यों जाते हैं, बेटर इनकम के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट हैज़ बॉट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्रेटर चॉइस ऑफ द गुड्स इन द मार्केट टू द कंज्यूमर। मतलब बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें मिल पा रही है इंडिया के अंदर लोगों को। ठीक है, मार्केट के अंदर लोगों को, तो ये कैसे मिल पाया, एमएनसी की वजह से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा का पूरा समझ आया हो। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। मतलब अभी उसका नाम कुछ और है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ़ोटो लगी हुई होगी मेरी, तो अगर आपने अभी तक मेरी फ़ोटो नहीं देखी है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है यार, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।